Assalamualaikum. Welcome to all Physiopolative Talk Show. I am Dr. Maria Tariq, your host. आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मैं खुद भी उनसे बहुत इंस्पायर हूँ और जब मैं उनकी वीडियोस को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नॉलेज को सही तरह फील्ड में यूटिलाइज करना ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसी सी वीडियोस ऐसी चीज़ें पॉइंट्स एलेबोरेट करना जिसको हम पढ़ते हुए कहते हैं अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो भाई जाने दो, लेकिन ये जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ये उस पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते हैं और उसको याद करने का तरीका बताते हैं ताकि जो थेरेपिस्ट हैं जो फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं और वो उनके लिए बड़ा अच्छा रहे और ये सबका जारिया भी है। तो वैसे अब जितनी भी चीज़ें मैंने थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया उनके बारे में, पर मैं चाहूँगी कि अब उनके जर्नी के बारे में उनके बारे में पूछें क्योंकि मेरा काम मैं तो बोलती रहूँगी, मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको सारा खुद ही बता दूँ, लेकिन चल अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी ज़ुबानी उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर थैंक यू सो मच मैं कहती हूँ कि आपने टाइम निकाला और मतलब कीमती टाइम दिया। ऑल्सो कि ये पॉडकास्ट हमारे फ्यूचर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो फील्ड के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो हम इसको स्टार्ट भी करते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो कि आप जैसे जो लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी इस पॉडकास्ट में आ सकूँ। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम मुअज़्ज़िन नासिर है। सर थोड़ा सा बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ और मैंने अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो भी यहीं से की है, लाहौर से। मेरी ग्रेजुएशन भी लाहौर से ही है। यानी आप पक्के वाले लाहौरी हैं? पक्का लाहौरी है। बड़े बात है, वो कहते हैं ना लाहौर का आर जो खराब होता है ये वो मेरा है। कोई मसला नहीं है, आपकी कोर्स का भी है इसलिए। अच्छा सर इसके अलावा बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी सिंपल डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, मैं भी रिसेंट ग्रेजुएट हूँ राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के। उसके बाद मैं हाउस जॉब यहीं से की है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से एंड अगेन राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में। पहले मैं एज ए स्टूडेंट था, अब मैं उनका फैकल्टी मेंबर एज ए डेमो में काम कर रहा हूँ। कैसा लगता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में वर्क करें, वट एवर जो भी पोजीशन क्यों ना आपकी हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट डिफरेंट आती हैं वाइब्स और एक एज अ वर्क करना वर्क प्लेस पे अपने इंस्टीट्यूट में, तो कैसा फील होता है? एक आपने स्टेटमेंट सुनी कि ये फ़ख्र महसूस होना। हाँ। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब वही टीचर जो मुझे पढ़ाते थे और मुझे गाइड जिन्होंने किया है और एक प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी जब मैं स्टूडेंट में था तब गुजारी, और वही इंस्टीट्यूट आपको बुलाए कि जो आप अपने जूनियर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो एक प्राउड मोमेंट होता है, वो मेरे लिए होता है। रोज़ाना मैं जाता हूँ, रोज़ाना प्राउड मोमेंट। मतलब एक मीन्स आप रोजाना जब जाते हैं सो आप एक एक्टिव और एक सोचते हैं कि आज कुछ मैंने न्यू करना है और न्यू सिखाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। रेगुलर मैं जाता हूँ और रेगुलर कुछ ऐसा सोच के जाता हूँ कि जो उनसे सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को उसके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कुछ चीज़ें उनको बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी थी वो मैं उनको बता रहा हूँ। ये चीज़ वैसे डॉक्टर साहब एक बात तो ये है कि आपने जितना पढ़ा हुआ ना, मैं अक्सर मेरा वीडियो देख रही होती हूँ, सो ऐसे पॉइंट आपने एलेबोरेट किए होते हैं, तो शायद मेरे टाइम में मुझे मैंने स्किप किया कि चलो छोड़ो पड़े क्या करने हैं, लेकिन जब आप उसको एलेबोरेट करते हैं उस माइनर से भी पॉइंट्स को, तो ये आई थिंक थेरेपिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं। और यूएचएस में तो वैसे भी कुछ भी छोड़ना इम्पॉसिबल है, अगर यहीं से भी आपको पेपर आ सकता है। बिल्कुल, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि हमारे लिए जो है ना ये मजबूरी होती है इन पॉइंट्स को पकड़ना। जब मैं पढ़ता था ना तो यूएचएस जो है ना अनएक्सपेक्टेड पेपर बनाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कौन सा टीचर आपका जाके पेपर बना रहा है डिफरेंट कॉलेजेस के जाके। तो जब हम इन निमोनिक्स को पढ़ते थे, एक तो बहुत ईजी होते हैं क्रैप करना इनसे नॉलेज, तो जब मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आती थी ना तो यूएचएस जो है पता क्या करता है, यूएचएस टॉस दे देता है। हाँ जी। और यूएचएस जो है ना बच्चों को बता देता है कि जी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स में भी वही चल रहे हैं। लेकिन जब भी मैं पेपर देने के लिए जाता था मैं पहले सोचता था कि मैंने पहले अनइम्पोर्टेंट से क्वेश्चन कर लिए तैयार। तो मुझे क्योंकि पता होता था उनकी साइकिल का कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अब वो नहीं आएंगे, अब वो अनइम्पोर्टेंट पे आएंगे। तो रेगुलर से मुराद जब मैं ईयरली जब मैं पेपर देने जाता था 4-5 माह पहले मैं अनइम्पोर्टेंट चीज़ें तैयार करने लग जाता था और वही आती थी।
मैक्सिमम जो होता था कि अभी भी आप यूएचएस का जो पेपर देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो हर बच्चा ये कहता है अनइम्पोर्टेंट चीज़ यूएचएस देता है। तो तब वो एक ट्रेंड शुरू हो गया था सेकंड ईयर के बाद से हमारा। तो मुझे माइंड में आ गया था कि अब चीज़ें आनी हैं अनइम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ें जो बच्चे छोड़ जाते थे ना, वो मैं पकड़ लेता था। तो यही एक उन रीजंस में से एक रीज़न है कि मैं पोजीशंस या ना मैं सिक्योर करता हूँ। यस सही, ये तो बात बड़ी आपने खास की है। बहुत बहुत टिप, इम्पोर्टेंट टिप दी है हाँ। आपने, जो हमारे जो सुन रहे हैं ना व्यूअर्स, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट हाईलाइट करें अपनी लाइफ में भी, कि जो यूएचएस के अंदर पढ़ रहे हैं कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। सर इसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपने इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? इंटरेस्ट कैसे आया? मैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है इसके पीछे भी। अच्छा, हम सुनना चाहेंगे, आपको तो बोले। अच्छा, उसमें ये था कि जब मैं 9th क्लास में था ना, तो मेरी ग्रैंड मदर, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनको हो गया था स्ट्रोक। ठीक है, अब वो जब स्ट्रोक हुआ, वो न्यूरो फिजिशियन के पास गई, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इससे फर्दर जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट इनके साथ रहेगा और इनको एक्टिविटी डेली लिविंग की तरफ लेकर आएगा। तो तब वो एक पहला वर्ड था मेरी लाइफ में कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट बना था। एंड आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड और मेरे घर में एक ऐसी पर्सनैलिटी आई थी उनको असेस करने के लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। वो पता नहीं मेरे ख्याल से 4th ईयर में थे वो भी, एंड वो स्टडी कर रहे थे। वो थे हाशिम भाई, जिनको आप लोग जो है ना वो सर हाशिम एंड डॉक्टर हाशिम के नाम से जानते हैं। मेरे लिए वो भाई हैं, मेरे को तो- श्योर है। तो वो आए थे, तो उन्होंने फिर असेसमेंट की। अब तब से मेरे माइंड में था कि ये फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है, न्यूरो फिजिशियन ने कह दिया है तो कि एक्टिविटी डेली लिविंग की तरफ लेके जाने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक फील्ड है। देन मैंने सोचा था 10th स्टैंडर्ड में कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा। तो एफएससी जब किया, मैंने एफएससी पास किया, मेरे एग्रीगेट 89.43 समथिंग था और मेरा बहुत अच्छा एग्रीगेट था बाय द वे। मैं एडमिशन ले सकता था, लेकिन फिर मैंने फिजियोथेरेपी फील्ड में अप्लाई किया और मैंने 3 से 4 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया था। वो अलग कहानी है कि क्या रिजेक्शन है क्या नहीं हुई है। एंड देन फिर मैं राशिद मेडिकल कॉलेज में आ गया। तो मैं खुद आया हूँ इस फील्ड में। आजकल आप लोग जो आप भी टीचर हैं, डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो जब क्वेश्चन करते हैं बच्चे से, इवन मैं भी अब एज अ डेमो जब जाता हूँ और बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम MBBS में हमारा एडमिशन नहीं हुआ, BDS में नहीं हुआ, तो हम फिजियोथेरेपी में आ गए। तो आई थिंक मैं पहला स्टूडेंट हूँगा जिसने खुद अपनी मर्जी से फिजियोथेरेपी को सिलेक्ट किया। तो ये पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। सीरियसली सर, बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी है। अगर तो कोई वाकई समझे ना कि खुद से आना, फील्ड सेलेक्ट करना, 10th स्टैंडर्ड से करना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उस न्यूरो फिजिशियन ने कह दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए और आपने उस चीज़ को कि जो आए उनसे आप इंस्पायर हुए। वो पर्सनैलिटी ऐसी है, उससे इंस्पायरेशन होने वाली बात तो है, लेकिन आप उससे इंस्पायर हुए और आपने कहा नहीं मैंने अब थेरेपिस्ट बनना है, मैं एग्रीगेट होने के बावजूद भी। सो अगेन मेरा यही है कि आप लोग इस चीज़ को और लाजमी गौर सुने कि जो कहते हैं ना कि हम ऐसे ही फिजियोथेरेपी में आ गए, तो फिजियोथेरेपी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। और MBBS की अपनी वर्थ है, फिजियोथेरेपी की अपनी वर्थ है, BDS की अपनी वर्थ है। रिस्पेक्ट योर फील्ड ऑल्सो। तो अगर आप रिस्पेक्ट अपनी फील्ड की करेंगे, आप कामयाब खुद होंगे। अब जो शायद मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा आपसे आपके पर्सनली पॉइंट से भी होगा इम्पोर्टेंट। बहुत से कम लोग होते हैं जो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जर्नी कैसे रही है, कैसे हमने उस चीज़ को टैकल किया है जो हमारे आगे फेस प्रॉब्लम आती रही। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में कुछ आप इलेबोरेट करें कि फिजियोथेरेपी स्टार्टिंग व्यू, बेशक आप पोजीशन होल्डर्स थे तो प्रॉब्लम तो फेस की होगी लाइफ में, ठीक है, तो आपने उस चीज़ को कैसे अपने अंदर किया कि नहीं मैंने वर्क करना है, या आपने फिजियो की कम्युनिटी देखी या वर्किंग देखी, मार्केटिंग देखी, स्पेशली पाकिस्तान में, सो आपको क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ी? अच्छा, मैंने कम्युनिटी पहले नहीं देखी थी। मैं आ तो गया था राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, तो बहुत से जो है ना वो हर्डल्स मुझे मिली।
लेकिन एक मैं आपको बताऊंगा, तमाम कॉलेजेस में ये होता है, आपके भी कॉलेज में ये होगा, MBBS सुप्रीमेसी। ये डेफिनेट सी बात है। तो जब मैं वहाँ पे था तो तब भी था, और एक MBBS सीनियर थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने ना मुझे टोंट किया था। ओके। अब वो टोंट मैं नहीं ठीक बताऊंगा, है। बहुत हर्टफुल था। तब मैं बच्चा होता था तो बहुत हर्ट किया मुझे। तो मेरे साथ ना एक मेरा दोस्त होता था, मोनी खान नाम का, वकास कादिर। तो मैं बड़े गुस्से में था और मैं चला गया कैफ़े उसके साथ। तो मैंने कहा यार कि किस फील्ड में हम आ गए हैं, यानी कि इस तरह से सुप्रीमेसी है और इस तरह से उसने टोंट किया। तो उसने मुझे जो पोजीशन वाली जो बात थी ना, वो उसने मुझे कहा, कहते हैं कि मौजूद तेरी लाइफ में वैसे ही बहुत सी हर्डल्स आ रही हैं, उसको पॉजिटिव वे में ले लो। और उसने मुझे कहा कि मौजूद तुम स्टडी में अच्छे हो तो तू स्टडी कर, ठीक है, तू UHS पोजीशन की तरफ जा। अब स्कॉलरशिप की भी मुझे ज़रूरत थी, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी पे नहीं की जाती, तो उसकी भी ज़रूरत थी। तो उसने कहा कि तुम ना स्टडी में अच्छे हो, तुम स्टडी में आगे बढ़ो। मैं एथलीट बहुत अच्छा हूँ, वो एथलीट बहुत अच्छा था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो फर्स्ट पोजीशन लेता था रनिंग में। सो मैं एथलीट बहुत अच्छा हूँ, तो मैं एथलीट आगे जो परफॉर्मेंस होंगी एक्स्ट्रा करिकुलर में वहाँ पे जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। एंड देन वो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी कि हमने अपने डिपार्टमेंट को आगे लाने के लिए एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, बस वहाँ से स्टार्ट हुई। करते 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 था थोड़ा सा जहाँ पे डाउन होता था वहाँ पे तमाम जो टोन्स होते थे, हर्डल्स होते थे, वो सामने आ जाते थे, फिर लगे रहते थे। तो फर्स्ट पोजीशन आई तो तमाम डिपार्टमेंट्स को पता लगा कि फिजियोथेरेपी के एक बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई। फिर सेकंड ईयर में भी पोजीशन आई, फिर थर्ड ईयर में, फिर कॉलेज में एक नाम होता गया, हाइप होगी ना, हाइप होगी डिपार्टमेंट की भी, स्टूडेंट की भी। और हर साल वहाँ से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में वो आगे होता था सबसे। यहाँ से मैं पोजीशन लेता जा रहा था। तो करते करते अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से, आफ्टर 5 इयर्स, अभी पिछले दिनों फंक्शन हुआ वहाँ पे, तो ऑडिटोरियम में 2 स्टैंडी लगी हुई थी। एक स्टैंडी के ऊपर मेरी पिक्चर थी, नीचे लिखा हुआ था बेस्ट ग्रेजुएट, और एक स्टैंडी के ऊपर उसकी पिक्चर थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेस्ट एथलीट। तो हम वो जब देख रहे थे तो गूस बम्स आ रहे थे कि यार 5 साल पहले हमने एक चीज़ डिसाइड की थी, और MBBS लेवल तक उसको वो कहा जाता था मोनी खान, और वहाँ पे एकेडमिक में मेरा नाम अल्लाह पाक ने किया हुआ था। सो मैं उन स्टूडेंट्स में से अल्लाह पाक ने मुझे रखे, अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने अपना अंडरग्रेड जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ, वो बहुत पीक पे गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक शॉर्ट सी जर्नी, शॉर्ट सी स्टोरी थी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत 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 ज़बरदस्त स्टोरी है, सीरियसली इंस्पायरेशनल स्टोरी है। और ऐसे कम लोग हैं जो, मैं खुद भी जब एनालिसिस करने बैठती हूँ, जाहिर बता आप अपना बेस्ट एनालिसिस खुद कर सकते हो, कोई आपको नहीं बताएगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा गिव अप करती हूँ, लेकिन जब बात आपने कही कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जिस भी फील्ड में आप आते हैं, आप किससे कम खुद नहीं हैं। और हाँ। आपकी बातों से इतना अच्छा लगा आपसे बात करके इन चीज़ों पे कि आप जो अपनी जो चीज़ मिल गई है ना उसको बेस्ट करो। हाँ, बेस्ट एंड पॉजिटिव वे में, ये बात मुझे भी किसी ने कही थी। और फिर लाइफ में जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आते हो ना, चीज़ें खुद ब खुद आपको अच्छी लगने लग जाती हैं। जो देख सर ऐसे ना, ये आप पे सलूट भी है कि इतनी बुक्स पढ़ना, ठीक है, और इस तरह इतनी माशाल्लाह डिस्टिंक्शन 15 डिस्टिंक्शन आना आपके UHS के अंदर, ये बहुत 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 फ़ख्र की बात होती है, प्राउड मोमेंट भी है। तो इस चीज़ से मैं अक्सर आपकी वीडियो देखे सोशल मीडिया पर आपने अपलोड की, मैं कहती थी पता नहीं कैसे लोग पढ़ लेते इतना इतना। हालांकि कैन यू इमेजिन डैट कि मैं जब हमारा HSC से हमने की हुई है, रिफा से की हुई है, सो बुक होती थी तब भी वहाँ पे, और मैं एक्स्ट्रा बुक पढ़ती थी कि क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। और आज भी मुझे याद है कि मैंने फिजियोलॉजी की गाइडेंस पढ़ी थी, उस टाइम पे हमारी JP होती थी, और मुझे गाइडेंस सिर्फ एक MCQ आया था उस टाइम उस पेपर में, और मेरा ठीक हुआ था। दैट्स वेरी हैप्पी हुआ कि मैं अच्छा वो मैंने बुक पढ़ी थी। और गाइडेंस जो भी जितनी बुक्स होती हैं हमारे पास, उसको तरीका, जिससे आपने लास्ट बताया तरीका भी किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि
उसका तरीका बताएं कि हम बच्चे किस तरह बुक्स को पढ़ें। अब उनके सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है यूएचएस में, तो इसके बारे में कुछ अगर आप इलेबोरेट करना चाहें तो। अच्छा, सबसे पहले और मज़े की बात ये है कि आपने कहा इतनी बुक्स में पढ़ता था। एक होता है कि एक तरीका होता है पढ़ने का, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से ये एक वाइज वे नहीं होता है कि अगर कोई कह दे या कोई सीनियर आपको कह दे कि आपने 12 घंटे 18 घंटे पढ़ना है आपने, क्योंकि आपको भी पता है ब्रेन जो है ना अगर मुसलसल 8 घंटे फंक्शन करें तो उसके बाद उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग भी डाउन होता रहता है। तो मैं क्या करता था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं लेक्चर जो था ना वो मैं फोकस्ड होके लेता था हर टीचर पर। क्योंकि मुझे पता होता था हमारे जो फिजियोलॉजी के टीचर्स या जो हमें काइनी पढ़ाते थे, फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स जो हमें एनाटॉमी पढ़ाते थे, उन्होंने स्लाइड्स अपनी जो है वो बुक से ही बनाई होंगी। तो स्लाइड्स में जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैं फोकस होकर सुनता था लेक्चर। अगर घंटे का लेक्चर है, घंटा मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है टीचर के ऊपर, ठीक है, और उनका जो लेक्चर सुनना, उनके कॉन्सेप्ट सुनना, और उसको मैंने लिख लेना होता था। घर जाता था, रिकमेंडेड बुक पकड़ता था, गाइटन या BD 84 या KLM मोरे एनाटॉमी की है, ग्रेस एनाटॉमी, और इसी तरह फिजियोथेरेपी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको मैं पकड़ता था। मैंने चूंकि लेक्चर फोकस होकर लिया होता था तो हार्डली आप इमेजिन नहीं करेंगे, चाहे स्टूडेंट्स भी यही कहेंगे कि ये कहानी सुना रहा है, हार्डली मुझे 15 मिनट्स लगते थे हर सब्जेक्ट को रिव्यू करने में। और 1 वीक के बाद जितना मैंने पढ़ा होता था ना उसको मैं रिवाइज करता था, याद नहीं करता था क्योंकि गाइडेंस कोई भी याद नहीं कर सकता, उसको मैं रिवाइज करता था। एंड 6 मंथ्स 7 मंथ्स में जो है ना वो अपनी मैं बेस इतनी अच्छी प्रिपेयर कर लेता था कि मुझे रातों को जागने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक चीज़ होती थी जब मैं यूएचएस का पेपर देने के लिए जाता था, तो अब फिजियोलॉजी की अगर मैडम ने बात की है तो मैं आप सबको बताऊंगा कि फिजियोलॉजी जब मैं गाइटन एंड हॉल पढ़ता था तो गाइटन एंड हॉल 2 दिन होते थे हमारे पास, और उसके अगले दिन पेपर होता था। पहला पेपर एनाटॉमी का होता था, तो 2 दिन गाइटन एंड हॉल में पूरी पढ़ता था। और वो इस वजह से मैं पढ़ता था क्योंकि SCQs आपके नंबर्स नहीं लेकर आते, MCQ लेकर आते हैं, और MCQ जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं और वो गाइडेंस से होने होते हैं। ये मुझे मैडम बिल्किस जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी उन्होंने मुझे बताया। सो 2 डेज जो है वो मैं गाइडेंस बहुत इजीली रिव्यू कर लेता था, है वो बहुत ज़्यादा मैं इजीली रिव्यू इस वजह से कर लेता था, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, रातों को नहीं जागता था, मैंने हर एक को टाइम देना होता था, फैमिली को मेरा अपना एक क्वालिटी टाइम होता था, स्टडी को टाइम देना होता था। सो मैं क्या करता था, मैं लेक्चर फोकस होकर सुनता था और इसी को जाके रिव्यू करता था, कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया। इसी तरह एनाटॉमी का मुझे अभी भी याद है कि 1 वीक में मैंने किसी 2 दिन डाइसेक्शन हॉल जाना होता था। वो एप्लीकेशन लिखते थे, हम सारे दोस्त एक ग्रुप होता था हमारा, और डाइसेक्शन हॉल की एप्लीकेशन लिखते थे, वहाँ पे जाते थे। एनाटॉमी तो आपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, BD 84 वगैरह, अब प्रैक्टिकल ऑस्पी कैसे करनी है तो वहाँ पे जाके हम करते होते थे। वो पूरा साल हफ्ते में 2 दिन हम करते होते थे, ठीक है। एंड इवन मैं अपनी फिर वीडियो भी बनाता होता था कि मैं जो है ना एट द एंड ऑफ द सेशन जो ओस्पी का मेरा टाइम होता था उससे 1 माह पहले मैं उस वीडियो को गो थ्रू करूँ, तो वही डेड बॉडीज होती थी, मसल्स वगैरह सब कुछ मैंने खुद रिव्यू किया होता था, खुद जाके उसका प्रैक्टिकल किया होता था, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। तो ये मेरा स्टडी का एक पूरा तरीका था। लोग समझते हैं कि मैं 5 टाइम्स पोजीशन होल्डर, 15 डिस्टिंक्शंस तो मैंने रेगुलर पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ता होता था, रातों को भी नहीं जागता था। तो ये एक तरीका तमाम स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा, रिकमेंडेड बुक्स और लेक्चर अच्छे से ले लेना, बस। ये सर बहुत टिप्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आज रिकॉर्ड हुई है। सो मैं लिटरली अपने स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट हूँ कि मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ शालामार भी, तो वो भी यूएचएस के अंडर आते हैं। हाँ। तो जिस तरह कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि एनाटॉमी में आ रहे हैं, मैं कहती हूँ तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है उस केस में। मैं वैसे कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं, पर मेरा होता है कि मेरी क्लास में कोई मसला ना,
तो मैंने इसलिए उनको कहा कि हाईलाइट करें उस पॉइंट को भी कि जो फेस्ट सिस्टम भी आया हुआ है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके जो पढ़ने का वे है, स्टार्टिंग वे है, वो अच्छा होता जाए। जिस तरह आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपका एक्सपीरियंसेस कहाँ रहा, अभी तक अपनी फील्ड में रहते हुए आपने कौन कौन सी कंडीशन फिजियोथेरेपी में देखी हैं और उनको आपने किस तरह ट्रीट किया है, कोई न्यू चीज़ जो आपको देखने को मिली है, ठीक है, जैसे हम न्यूरो तो सुनते हैं, उसके अलावा कुछ देखने को मिला तो आप हमें ज़रूर उसके बारे में बताएं। जब मैं अंडर ग्रेड था ना, तो मुझे एक टीचर मिले, अभी भी मेरे टीचर हैं, वो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे और फेवरेट टीचर हैं। वो हैं डॉक्टर एहतिशाम सर। अगर आप देखते हैं तो आई लव यू सो मच। तो उन्होंने मुझे ओपीडी का एक्सपीरियंस, ओपीडी का एक्सपोजर दिलवाया। एक्चुअली है असल मानी क्या होता है, और उनके अंडर रह के मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे, मैंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया, बहुत कुछ मुझे सिखाया। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो एक मैं डीप एनालिसिस अपना करके, जब ग्रेजुएट हुआ ना तो मैं डीप एनालिसिस कर रहा था कि कौन सी ऐसी फील्ड रह गई है जिसका एक्सपोजर मुझे भी नहीं। तो मैं फिर गया हमीरलतीफ़ हॉस्पिटल, मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई। वहाँ पे जाके मुझे एक और टीचर मिले। मेरी लाइफ में ये 2 टीचर्स भी है ना, वो कहते हैं ना कि माँ बाप की तरह हाथ पकड़ के बच्चे को आगे लेकर आए। तो दूसरे टीचर थे डॉक्टर अहमद जान से सर, अगेन आई लव यू अगर आप सुन रहे हैं। तो उनके पास में गया तो वो सिखाते नहीं थे। वो कहते थे कि मैं सिर्फ उस बच्चे को सिखाऊंगा जो खुद सीखना चाहेगा। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर मैंने आपसे सीखना है और इनडोर का काम सीखना है, कार्डियोपल्मोनरी का मैंने आपसे काम सीखना है। ही इज द जेम इन कार्डियोपल्मोनरी। कंसल्टेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं आगे। सो उन्होंने मुझे फिर एक्सपोजर दिया न्यूनेटल, पीड्स, मेडिकल, सर्जिकल, न्यूरो, कार्डियक आईसीयू। उन्होंने मुझे है ना वो यहाँ पे एक्सपोजर दिया। तो मैं एक बात थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा कि जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे न्यूनेटल लेकर गए आईसीयू। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं तो बहुत एंथुसियास्टिक पर्सन, मैंने ग्लव्स पहने, गाउन पहना और मैं पहली दफ़ा पेशेंट करूँगा जाके। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि पेशेंट आपने ऑब्जर्व करना। एंड दिस इज़ द पॉइंट कि मैं तमाम जो आपके भी स्टूडेंट्स हैं, जो तमाम थेरेपिस्ट सुन रहे हैं, कि ऑब्जर्वेशन, हम हिस्ट्री टेकिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे पहले आती है ऑब्जर्वेशन। सो ये मैंने उनसे सीखा था। तो उन्होंने कहा मौजूद पेशेंट आपने ऑब्जर्व करना है। एंड कैन यू इमेजिन 2 माह उन्होंने मेरे से सिर्फ पेशेंट ऑब्जर्व करवाया था। 2 मंथ्स जब भी मैं आईसीयू में जाता था वो कहते थे ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व करो। एक डेटाबेस में बनाता था, मेरा काम यही था, मैंने डेटाबेस बनाना, मेडिकल रिकॉर्ड्स देख के फिजियोथेरेपी असेसमेंट एंड देन डेटाबेस। और 2 मंथ्स के बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि मौजिन अब आपने पेशेंट देखना है, और तब मुझे पावर पता लगा ऑब्जर्वेशन कि पावर क्या है ऑब्जर्वेशन की। और उन्होंने जितना मुझे सिखाया, मैं कहते थे कि एक इंसान का ना एहसान नहीं आप उतार सकते। कि सर अहमद जान ज़ैन ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, और उसी के बेस पे मैं अब राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर को कार्डियोपल्मोनरी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। That's great achievement. हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड थैंक यू सो मच सर। वैसे जिससे आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस कार्डियोपल्मोनरी में रहा है, मैं बड़ी खुद इस पर इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि मुझे आज याद है कि 2 to 3 years पहले जब कार्डियोपल्मोनरी या उससे पहले भी स्टार्ट हुई थी, तो स्पेशली लाहौर इस्लामाबाद रिफा में पहले स्टार्ट हुई एंड उसके बाद लाहौर में स्टार्ट हुई थी। सो बहुत से लोग ना अवॉइड करते कि हमने कार्डियो में नहीं जाना, इसका स्कोप नहीं है, ये वो। तो मैंने अब ये खुद देखे कि बाहर भी कार्डियो की बहुत डिमांड है, और अब पाकिस्तान में रहते हुए कोविड के बाद से बहुत डिमांड रही है। सो मैं चाहूँगी कि जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो बन रहे हैं फिजियोथेरेपी में या बनना चाह रहे हैं, जो जिनके एक्सपीरियंसेस जा रहे हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ प्रैक्टिशनर जिसमें आपने कार्डियोपल्मोनरी की है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं एक मैसेज लाजमी देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जो ओपीडी फील्ड है ना, जो हम ओपीडी करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज हम देखते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी ना हो, आपके पास स्किल्स ना हो, ये आप भी जो है ना एग्री करेंगे मेरी इस बात से, अगर उसमें अगर आपके पास
स्किल्स ना हो तो आप पेशेंट देखते रहे करते रहे आहिस्ता आहिस्ता स्किल डेवलप होता रहता है, ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन कार्डियोपल्मोनरी एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो आप उस पेशेंट को जाकर ट्रीट या उसको टैकल नहीं कर सकते। ये एक ऐसी फील्ड है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है। तो सर अहमद जान ज़ेब मुझे कहा करते थे कि स्किल्स जो है ना मौजूद डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे। और बच्चे जो हैं, चूँकि मैं भी टीचिंग लाइन में आया हुआ हूँ, मैडम भी हैं, तो स्टूडेंट्स जो है ना वो घबराते हैं कार्डियोपल्मोनरी सब्जेक्ट से, वो करते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है तो इसको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के हम आगे निकलें। ठीक है, तो मैं उन स्टूडेंट्स से लाजमी कहना चाहूँगा कि डू फोकस ऑन कार्डियोपल्मोनरी एंड ऑल्सो इंडोर ट्रेनिंग। सारी की सारी आपको पता नहीं है कि कितना काम करने वाला यहाँ पे एक थेरेपिस्ट का रहता है। इवन दैट डॉक्टर अहमद जान ज़ेब और मैंने, ही इज़ द जेम पर्सन, और उन्होंने ऐसी टेक्निक्स मुझे बताई थी, ऐसी टेक्निक्स बताई थी जो मैंने किताब में भी नहीं पढ़ी थी। सो बहुत ज़्यादा काम होने वाला रहता है। स्किल्स डेवलप करें इस फील्ड में, और स्किल्स डेवलप करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होने से पहले आपके पास किताब होनी चाहिए। ठीक है, और आप दिलो जान से उसको पढ़ें। ठीक है, तो यही मेरा मैसेज है तमाम स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं। वैसे मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ है सर मौजिद से कि मैंने इनसे कॉन्टैक्ट एक बार मैसेज किया और इन्होंने रिप्लाई दिया। ये बहुत बहुत ऑनर की बात होती है, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है। ठीक है, फील्ड में है और आपको अच्छे वे से रिस्पॉन्स करना ये मैटर करता है। और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी, इनका एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम मारिया आपी, तो वो मैसेज मुझे अपने इतने जूनियर से याद करवा दिए। और उन्हें मैं कहती थी कि मुझे मारिया आपी ही कहो, क्योंकि एक आपी एक बहनों में आता है तो मुझे अच्छा लगता था। सो आई एम दैट पर्सन कि कोई ना हमारी अपनी ये काम करना है। मैं अपनी कोई सफाई या अच्छाई नहीं कह रही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मुझे किसी ने कहना कि नहीं ये काम करता है, रिस्पेक्ट जूनियर्स हो, अगर मैं हाथ रखूँगी तो शायद मेरे पर कोई अल्लाह ताला अपना हाथ रखेंगे। मैं किसी इंसान से नहीं एक्सपेक्ट करती, मैं सिर्फ अल्लाह से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मैंने नेकी कर दी है, इस नेकी का सीधा आपने मुझे देना है। तो ये कहना चाहें हमारे लास्ट में अपने जाते हुए, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। अगर आप कुछ भी अपने व्यू से कहना चाह रहे हो तो। 2 मैसेजेस मैं देना चाहूँगा। एक तो वो मैसेज है जो मेरे और हाशिम भाई के मुश्तरका एक टीचर हैं सर अयाज असलम, उन्होंने मुझे दिया था, और मैंने बार बार ये हाशिम भाई की ज़ुबान से भी ये चीज़ सुनी थी कि 2 चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आना, तुम तरक्की बहुत ज़्यादा करोगे। एक हार्डवर्क और एक डिसिप्लिन लाइफ। ये 2 चीज़ें जो है वो सर अयाज असलम ने मुझे कही थी कि अगर तरक्की करनी है, अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये 2 चीज़ें। ठीक है। और दूसरा मैसेज जो मैं खुद से जो तमाम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट द फील्ड, दिस फील्ड रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच।